फ्लैशबैक। सानिया से ऐड की शादी हो जाने के बाद आरवी ने राठौड़ मैशन छोड़ दिया था और वो देशमुख हाउस में रहने लगी थी। उस दिन जब मिनी के एक्सीडेंट की खबर उसे मिली तो उसे राठौड़ मैशन जाना पड़ा था और वही उसका मिसकैरेज हो गया था। शिवांगी और सानिया आरवी को हॉस्पिटल ले जा रही थी। ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से आरवी बेहोश हो चुकी थी। उसे अंदर ऑपरेशन रूम में ले जाया जा चुका था। शिवांगी वही ऑपरेशन रूम के बाहर चेयर पर बैठी हुई रो रही थी। वही सानिया की भी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी अचानक से शिवांगी का फोन रिंग हुआ। उसने कॉलर आईडी देखी तो ये कॉल विराट का था। शिवांगी ने अपने कांपते हाथों से कॉल उठाया। हेलो विराट। फोन के दूसरी तरफ से विराट। शिवी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? शिवांगी रोते हुए। विराट, आरू सीढ़ियों से गिर गई है, आप प्लीज जल्दी आ जाए। शिवांगी की बात सुनकर विराट ने तुरंत ही अपनी कार की ब्रेक लगाए जिन्हें वो खुद ही ड्राइव कर रहा था। विराट बहुत ही शॉकन फेस से, क्या? शिवांगी रोते हुए। विराट, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए प्लीज। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। जेके और एड जो दोनों बैक सीट पर बैठे थे, वो दोनों भी विराट की बात सुनकर वरीड हो गए। एड विराट की तरफ देखते हुए, क्या हुआ विराट, घर पर कुछ हुआ है क्या? विराट ने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। उसे एड को ये बात बतानी ही थी। भाई, वो आरू सीढ़ियों से गिर गई है। एड का माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। तभी जेके चिल्ला उठा, क्या भाभी सीढ़ियों से गिर गई है? उनका बेबी। बेबी। एड को इस बात का कोई क्लू भी नहीं था। जेके एड को देखकर वरिड एक्सप्रेशन से, आरू भाभी प्रेग्नेंट है। आरू प्रेग्नेंट है, मैं डैड बनने वाला हूँ। एड का माइंड पूरी तरह से मेस बन गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था अभी उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। विराट एड को देखकर, भाई हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जेके उन दोनों की तरफ देखकर, भाई अब दोनों जल्दी से हॉस्पिटल जाओ, तब तक मैं मिनी को ढूंढता रहूंगा। एड थोड़ा झिझकते हुए, पर सिनो तुम अकेले कैसे? जेके शांत आवाज में, भाई अभी आपका हॉस्पिटल जाना ज्यादा जरूरी है। भाभी और आपके बेबी दोनों की लाइफ डेंजर में है। और रही बात मिनी की, तो मेरा दिल अभी तक धड़क रहा है। इसका मतलब साफ है मेरी मिनी को कुछ नहीं हुआ है। वो जहाँ भी होगी ठीक होगी और मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। अब आप दोनों जल्दी जाओ, शिवी भाभी और आरू भाभी दोनों को आपकी जरूरत है। इतना बोलकर जेके उस कार से उतर गया। वही विराट ने कार फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा ली। चंद ही मिनटों में एड और विराट दौड़ते हुए हॉस्पिटल में एंटर हुए। एड के माइंड में बहुत से सवाल थे और इन सब से ज्यादा वो आज डर रहा था। वो डर रहा था कहीं उसकी आरू को कुछ ना हो जाए, और उनका बेबी जिसके बारे में उसे आज ही पता चला है, अगर उसे कुछ हो गया तो वो कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। दौड़ते हुए विराट की नजर शिवांगी पर पड़ी, जो बेड चेयर पर बैठी रो रही थी। विराट शिवांगी को देखकर उसकी तरफ दौड़कर आया। शिवी। शिवांगी ने विराट की आवाज सुनी तो तुरंत अपना सिर ऊपर किया। वो दौड़कर विराट के गले लग गई। विराट, आरू। विराट शिवांगी के आंसू पोंछकर, शुश, कुछ नहीं होगा आरू को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एड बिना कुछ बोले और बिना किसी की तरफ देखे उस ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ा था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो रखे थे, बाल बिखरे हुए थे, पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी, पर इन सब से ज्यादा बढ़कर आज उसकी आंखों में दर्द था, अपने प्यार को खो देने का दर्द। वो बिना पल के झपकाए लगातार उस गेट को देख रहा था, जहां उसकी आरवी का ट्रीटमेंट चल रहा था। कुछ टाइम बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर रूम के बाहर आए। वो सभी जल्दी से डॉक्टर के पास गए। शिवांगी डॉक्टर को देखकर, डॉक्टर मेरी बहन कैसी है? डॉक्टर ने एक बार उन सभी की तरफ देखा। पेशेंट के हस्बैंड कौन है? आज जल्दी से आगे आकर के, मैं हूँ उसका हस्बैंड, मेरी आरू कैसी है, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर, आपकी वाइफ अबाउट ऑफ डेंजर है, ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उन्हें कल तक होश आएगा, पर आपके दिल की धड़कन बढ़ गई। पर क्या? डॉक्टर सैड आवाज में, इंटरनल इंजरीज की वजह से हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए।
ये सुनकर ऐब बिल्कुल शांत हो गया था। वही शिवांगी जोर जोर से रोने लगी थी। उसे अच्छे से पता था उसकी बहन को इस बच्चे से कितना लगाव हो चुका था। वही विराट की आंखों में आंसू आ गए थे, पर अभी वो कमजोर नहीं पड़ सकता था। उसे अपने भाई और वाइफ दोनों को संभालना था। वही थोड़ी दूर पर खड़ी सानिया ने ये सुना तो उसके हाथ कांपने लगे थे। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खुद को इस बच्चे की मौत का कसूरवार मानने लगी थी। डॉक्टर वहां से जा चुके थे। आरवी को अब ऑपरेशन रूम से विप वार्ड में ट्रांसफर किया जा चुका था, पर उसे मिलने की परमिशन अभी किसी को नहीं मिली थी। आज वही खड़े ग्लास विंडो से आरवी को देख रहा था। विराट शिवांगी को किसी तरह से शांत करके अभी ऐड के पास आया जो तब से बिल्कुल चुप था। विराट ने ऐड के कंधे पर हाथ रखा। भाई, ऐड की नजरें अभी भी आरवी के चेहरे पर ही थी। मेरे साथ ही क्यों? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? विराट ऐड की आवाज में भारीपन महसूस कर पा रहा था। उसे पता था आज उसका भाई एक बार फिर से टूट गया था। भाई, प्लीज संभालिए खुद को। मैं ही क्यों? ऐड ने अपनी नजरें विराट की तरफ घुमाई तो विराट की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि आज उसने पहली बार अपने भाई की आंखों में आंसू देखे थे। भाई, ऐड की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं कितना बदनसीब हूँ। मुझे आज ही पता चला कि मैं डैड बनने वाला हूँ। मेरा और आरवी का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली थी और आज ही मैंने उसे हमेशा के लिए खो भी दिया। मैंने उसे छुआ तक नहीं, उसे फील तक नहीं किया और वो मुझे छोड़कर भी चला गया। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों मैं जिससे भी प्यार करता हूँ उसे मुझसे अलग कर दिया जाता है? क्यों? विराट अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने ऐप को कसकर हग कर लिया। भाई, हम सब आपके साथ हैं। प्लीज आप खुद को स्ट्रॉन्ग रखिए, प्लीज। विराट ने आज पहली बार ऐप को इतना वीक और बेबस महसूस किया था। एक दिन बाद, इस एक दिन में ही उन सभी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। पहले आरवी का मिसकैरेज हुआ और फिर उसी दिन जेके का इंसिडेंट। इन दोनों हादसों ने विराट और ऐड दोनों की हिम्मत को तोड़ दिया था। वो लोग कुछ सोच समझ पाते उससे पहले ही शिवांगी ने भी अपना बच्चा खो दिया था। विराट जो अब तक जिसे तैसे खुद को सबके लिए स्ट्रॉन्ग बनाए हुए था, उसकी हिम्मत भी बुरी तरह से टूट चुकी थी। शिवांगी और आरवी दोनों का हाल कुछ एक सा था। शिवांगी को कब का होश आ चुका था, पर आरवी पिछले 24 घंटों से ज्यादा टाइम से बेहोश पड़ी थी। ऐड ने तो इस बीच एक ऐसा कदम उठा लिया था जिससे शायद उन सभी को और भी दर्द होने वाला था। आरवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सबसे पहले नजर आरवी की जिस इंसान पर गई थी, वो थी शिवांगी, जो खुद इतने दर्द और दुख में होकर भी एक बड़ी बहन का फर्ज निभाते हुए अभी आरवी के साथ उसके वार्ड में थी। शिवांगी को भी आरवी के ही वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, इसलिए अभी आरवी और शिवांगी के बेड एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। ऐड और विराट दोनों जेके के साथ थे, जो अभी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। इसलिए इस टाइम कोई भी किसी के साथ नहीं रह पा रहा था। सभी को एक दूसरे के लिए खुद ही स्ट्रॉन्ग बनना था और वो सब अभी यही कर रहे थे। आरवी के होश में आने के बाद सबसे पहले डॉक्टर और नर्सेस ने उसका चेकअप किया और रूम से बाहर चले गए। इस पूरे टाइम आरवी शांत थी, शायद उसे सब पहले से ही पता था। डॉक्टर के जाने के बाद शिवांगी आरवी को देखकर, आरू कब कैसा लग रहा है तुम्हें? आरवी बिल्कुल शांत आवाज में, मैं ठीक हूँ दीदी। शिवांगी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो जानती थी अभी आरवी क्या फील कर रही थी। हम बेबी को सेव नहीं रख पाए। आरवी फिर से उसी शांत आवाज में, अब जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया है तो वो भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता था। शायद इसलिए ही मुझे छोड़कर चला गया। लगता है मैं किसी के प्यार के लायक ही नहीं हूँ। शिवांगी अपनी गर्दन हिलाते हुए, नहीं आरू, प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो। आरवी उसी तरह से बैठे हुए, अब कहने सुनने को रह क्या गया है मेरी लाइफ में दीदी। पहले आदि ने मुझे धोखा दे दिया, फिर मिनी भी ना जाने हमें छोड़कर कहाँ चली गई और अब मेरा बच्चा भी मुझसे दूर हो गया। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची है। तुम्हारे पास अब भी जीने की वजह है। पीछे से किसी की आवाज आई। शिवांगी और आरवी ने दरवाजे की तरफ देखा तो उन दोनों का गुस्सा और बढ़ गया क्योंकि दरवाजे पर अधिराज जी खड़े थे।
आरवी और शिवांगी ने गुस्से से अधिराज को देखा। आप? अधिराज जी सॉफ्ट आवाज में, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आरवी गुस्से भरी आवाज में, आपने आज तक कौन सा काम हमारी परमिशन से किया है, जो आज आप अंदर आने की परमिशन ले रही है? अधिराज आरवी के हार्श वर्ड्स को भूलते हुए अंदर आया। आरवी गुस्से से, अब क्यों आए हैं आप, हमारी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए? आरवी की बातें अधिराज जी को हर्ट कर रही थी। नहीं आरू, मैं तुम्हें कभी हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम तीनों मेरे लिए बेटियां हो, जिन्हें मैं कभी हर्ट नहीं कर सकता। शिवांगी गुस्से से, पर आपने न केवल हमें हर्ट किया है बल्कि अपने रिवेंज के लिए हमारा यूज भी किया है। हम लोगों को अपने प्लान का हिस्सा बनाकर हमारे इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेला है। शिवांगी की बात सुनकर अधिराज जी की आंखों में आंसू आ गए। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम लोगों को अपने रिवेंज के लिए यूज किया। मुझे मेरी बेटी और वाइफ वापस अपनी लाइफ में चाहिए थी और उन्हें वापस हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम तीनों मेरे लिए मायने नहीं रखती। मैं जितना प्यार रावी से करता हूँ, उतना ही प्यार मैं तुम तीनों से नहीं करता हूँ। मैं बस तुम तीनों को खुश देखना चाहता हूँ। आरवी की आंखों में अब आंसू आ गए थे। झूठ, सब झूठ। अगर आपको हमारी परवाह होती तो आप हमसे कोई बात नहीं छिपाते। आपको सब कुछ पहले से पता था। आपको पहले से ही आदि और सानिया के रिश्ते के बारे में पता था ना? आपको पता था ना कि आदि का पहले से एक बच्चा है। आपको शानू के बारे में सब कुछ पता था। उसके बावजूद भी आपने मुझे उसके पास भेज दिया, मेरी शादी उससे करवाई। क्या मुझे इस तरह से ब्रोकन हार्ट लिए देखना ही आपका प्यार था? अगर यही आपका प्यार है तो आप जा सकते हैं। हमें ऐसे प्यार की कोई जरूरत नहीं है। अधिराज जी ने एक गहरी सांस ली। हाँ, मुझे पहले से ही सब कुछ पता था। पर फिर भी मैं यही कहूंगा कि आदि ने तुम्हें चीट नहीं किया है। वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। आरवी दर्द भरा चक्कर करते हुए, क्या बात है मामा जी, आज आप आदि की साइड ले रहे हैं। अगर उसने मुझे चीट नहीं किया, तो फिर शानू कहाँ से आया? क्या वो आदि और सानिया का बेटा नहीं है? अब आप हम दोनों को फिर से अपनी इन झूठी बातों में फंसाने की कोशिश ना करें और यहाँ से चले जाए। अधिराज जी ने कुछ पलों के लिए आरवी और शिवांगी को देखा जो उन्हें गुस्से से देख रही थी। शानू के जन्म की असलियत सिर्फ मैं ही जानता हूँ, यहाँ तक कि इस बारे में आदि और सानिया को भी कुछ नहीं पता। एक मुझे ही इस बारे में सब कुछ पता है। अधिराज जी ने एक गहरी सांस ली। हाँ, मुझे पहले से ही सब कुछ पता था। पर फिर भी मैं यही कहूंगा कि आदि ने तुम्हें चीट नहीं किया है। वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। आरवी दर्द भरा चक्कर करते हुए, क्या बात है मामा जी, आज आप आदि की साइड ले रहे हैं। अगर उसने मुझे चीट नहीं किया, तो फिर शानू कहाँ से आया? क्या वो आदि और सानिया का बेटा नहीं है? अब आप हम दोनों को फिर से अपनी इन झूठी बातों में फंसाने की कोशिश ना करें और यहाँ से चले जाए। अधिराज जी ने कुछ पलों के लिए आरवी और शिवांगी को देखा जो उन्हें गुस्से से देख रही थी। शानू के जन्म की असलियत सिर्फ मैं ही जानता हूँ, यहाँ तक कि इस बारे में आदि और सानिया को भी कुछ नहीं पता। एक मुझे ही इस बारे में सब कुछ पता है। अधिराज जी की बात सुनकर शिवांगी और आरवी दोनों चौंक गई थी। आरवी अधिराज को घूरते हुए, कौन सी सच्चाई, किस बारे में बात कर रहे हैं आप? अधिराज जी कुछ पल के लिए शांत रहे। ये सब उस टाइम हुआ था जब सानिया और आदित्य दोनों का कॉलेज फिनिश हुआ था और वो दोनों सेलिब्रेट करने के लिए एक डिस्को बार में गए थे। फ्लैशबैक, आदित्य और सानिया दोनों काउंटर पर बैठे बातें कर रहे थे, जिन्हें वही कुछ दूरी पर खड़ी लूसिफर गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। लूसिफर ने एक वेटर को रोका और उसके हाथ में एक पुलिया के साथ एक नोटों का बंडल रखा। यह उन दोनों की ड्रिंक में मिल जाना चाहिए। उसने एड और सानिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो बेचारा वेट यूं अचानक इस तरह रोके जाने और इस तरह का काम सौंपे जाने से डर गया। मैम सॉरी, पर मैं ऐसा काम नहीं करता। लूसिफर ने घूरते हुए देखा और फिर अपनी पॉकेट से गन निकाल कर उसके सामने रख दी। या तो पैसे लेकर शांति से मेरा काम करो या फिर गोली खाकर इस दुनिया को अलविदा बोलो, चॉइस तुम्हारी है। उस वेटर के पसीने छूट गए। उसने वो पुलिया और बंडल उठाया और वहां से चला गया। कुछ ही मिनटों बाद उसने वो ड्रग मिले ड्रिंक्स एड और सानिया को सर्व कर दिए, जिन्हें पीते ही वो दोनों बेहोश हो गए थे।
बेहोश हो चुके सानिया और आदित्य को लूसिफर के आदमी एक होटल रूम में ले गए थे। उस होटल रूम के अंदर लूसिफर गुस्से से फ्लावर फ्लास जमीन पर फेंकते हुए, उस पागल वेटर ने ड्रग की डोज ज्यादा कर दी। अब ये दोनों ही बेहोश हो गए हैं। इनका होश में होना जरूरी है वरना मेरा काम अधूरा रह जाएगा। मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अब मैं क्या करूं? इस पॉइंट पर आकर के मैं हार नहीं सकती। लूसिफर गुस्से में उबलते हुए रूम में इधर उधर घूमने लगी थी। वही उसके साथ आए। उसके दो आदमी उसे ऐसे देखकर डर रहे थे। कुछ देर तक यूं ही घूमने के बाद लूसिफर रुकी और फिर उसके फेस पर एक स्मिर्क आ गया। लूसिफर ने अपना फेस अपने दोनों आदमियों की तरफ घुमाया। तुम दोनों। वो दोनों आदमी जल्दी से स्ट्रेट खड़े होकर, यस मैम। लूसिफर ने अपनी नजरें सोते हुई सानिया की तरफ घुमाई। तुम लोगों को इस लड़की के साथ जो करना है वो करो। बस मुझे ये लड़की प्रेग्नेंट चाहिए, चाहे कैसे भी हो, समझे? इतना बोलकर लूसिफर स्माइल करते हुए उस रूम से बाहर चली गई। लूसिफर के जाने के बाद उन दोनों आदमियों ने एक गहरी सांस ली। पहला आदमी लस्ट भरी नजरों से सानिया को देखते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा था, जिसे देखकर दूसरे आदमी ने उसे तुरंत रोका। ये तुम क्या कर रहे हो? पहला आदमी जो यूं रोके जाने से इरिटेटेड लग रहा था, क्या कर रहा हूँ से मतलब क्या है तुम्हारा? वही कर रहा हूँ जो बॉस ने करने को कहा है। दूसरा आदमी उसे घिन भरी नजरों से देखते हुए, तुम किसी लड़के के साथ ऐसा कैसा कर सकते हो? पहला आदमी चकल करते हुए, देख जरा इस लड़की को, अगर इसी ब्यूटी को अपने हाथों से जाने दिया तो लानत है जिंदगी पर। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और वैसे भी यह बॉस का ऑर्डर है तो मैं इस लड़की को नहीं छोड़ने वाला। इतना बोलकर वो फिर से सानिया की तरफ आगे बढ़ने लगा पर दूसरे आदमी ने उसे पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें इस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा। तो होता कौन है मुझे रोकने वाला? इतना बोलकर पहले आदमी ने उस दूसरे आदमी को एक जोरदार पंच मारा। उस पंच की वजह से वो आदमी पीछे की तरफ गिरने को हुआ पर किसी ने आकर के उसे पकड़ लिया। क्या हो रहा है यहाँ पर? अधिराज जी एक आवाज में बोले। उन दोनों ने जब अधिराज जी को वहां देखा तो सिर झुकाकर खड़े हो गए। अधिराज सर। अधिराज जी ने अपनी नजरें बैग पर बेहोश पड़े आदित्य और सानिया की तरफ घुमाए और फिर दोनों आदमियों की तरफ देखा। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। दूसरा आदमी तो वहां से जाने को रेडी हो गया था पर पहला आदमी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लस्ट से भरी हुई थी। पहला आदमी अधिराज जी को देखकर, हम नहीं जा सकते, हमें बॉस ने इस लड़की के साथ कुछ भी करने का ऑर्डर दिया। अधिराज जी को उस आदमी की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी उन्होंने खुद को कंट्रोल किया। मैंने कहा ना अब जाओ यहाँ से। अब मैं आ गया हूँ ना यहाँ पर, मैं सब हैंडल कर लूंगा। पहला आदमी स्मिर्क करते हुए, मैं सब समझ गया हूँ सर। आपको भी इस लड़की के साथ मजे करने हैं। इस एज में आपको ये सब शोभा तो नहीं देता भी, पर अब जब ये लड़की इतनी ब्यूटीफुल है तो किसी का भी ईमान फिसल सकता है। डोंट यू वरी, पहले मैं इसके साथ खेल लूं, उसके बाद आप चाहे तो इस लड़की के साथ। उस आदमी के आगे कुछ बोलने से पहले एक गोली की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल वो पहला आदमी धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अधिराज जी जिनकी आंखें अभी गुस्से से लाल हो चुकी थी, बास्टार्ड, वो मेरी बेटी जैसी है, उसके बारे में इतना गंदा बोलने के बाद तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं रह जाता है। डर्टी फेलो। दूसरा आदमी बिना डरे और बिना कोई रिएक्ट किए शांति से वहां खड़ा था। उस पलों बाद अधिराज जी का गुस्सा शांत हुआ तो अब उन्होंने उस दूसरे आदमी को देखा। थैंक यू, तुमने इस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। सर मेरी भी एक छोटी बहन है, मुझे भी अच्छे से पता है लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, और वैसे भी मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए ऐसा कुछ करना तो मेरे लिए पाप है। अधिराज जी स्माइल करते हुए, तुम जैसे अच्छे लोगों की वजह से ही दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी है। दूसरा आदमी झिझकते हुए, मैंने ऐसा भी कोई महान काम नहीं किया है, पर सर अब हम क्या करें, अगर बॉस को इस बारे में पता चल गया तो फिर। अधिराज जी बहुत सीरियस हो गए। सही कह रहे हो तुम, हम इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलने दे सकते हैं। क्या तुम इस आदमी की लाश को ठिकाने लगा सकते हो? दूसरा आदमी हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर, यस सर। अधिराज जी शांत आवाज में, गुड, मैं हार्ड और सानिया को देखता हूँ। इतना बोलकर वो सानिया और ऐप के पास गए, वहीं वो दूसरा आदमी पहले आदमी की बॉडी को ठिकाने लगा। अधिराज जी ने जाकर ऐप के बालों को सहलाया। मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, फिर चाहे मुझे तुम्हारी नजर तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना बनाना पड़े। कुछ पल सोचने के बाद अधिराज जी ने एक अपने फोन से किसी को लो। फोन के दो इंसान, हेलो अधिराज, इतने दिनों बाद आज मेरी याद कैसे आ गई? कॉलेज फिनिश होने के बाद से तो तुम मुझे भूल ही गए हो। अधिराज जी स्माइल करते हुए, ऐसे कोई बात नहीं है खन्ना, बस ऐसे ही बिजी हो गए थे लाइफ में। फोन के दूसरी तरफ से, खन्ना जी, वो तो सभी ही हो जाते हैं, वैसे आज कैसे याद किया है?
अधिराज जी सॉफ्ट आवाज में, यार तुम देश के नंबर 1 ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी थी। खन्ना जी स्माइल करते हुए, हाँ पूछो। अधिराज जी सानिया को देखकर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना किसी फिजिकल रिलेशन के किसी लड़की प्रेग्नेंट बनाया जा सकता है? फोन की दूसरी तरफ से खन्ना जी ने एक गहरी सांस ली। मैं नहीं जानता अधिराज तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, पर अगर तुम ये जानना चाहते हो तो जरूर कोई इंपोर्टेंट बात ही होगी। हाँ ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, बिना किसी फिजिकल रिलेशन के भी एक लड़की को प्रेग्नेंट बनाया जा सकता है। अधिराज जी की आंखें चमक उठी। रियली, पर कैसे? डॉक्टर खन्ना स्माइल करते हुए, सर इसे या आईवीएफ और भी बहुत से मेथड है। अधिराज जी जल्दी से, क्या तुम ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं? ये सुनकर फोन की दूसरी तरफ से खन्ना जी का मुंह बन गया। अधिराज, मैं देश का नंबर 1 गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ये सब करना तो मेरे लिए रोज का काम है। अधिराज जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे पास 2 लोगों को लेकर आ रहा हूँ। मुझे उन दोनों का बेबी चाहिए और तुम्हें प्रोसेस बहुत जल्दी करना पड़ेगा, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। खन्ना जी ने एक गहरी सांस ली। वैसे तो इन सब में बहुत टाइम लगता है, पर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हो तो तुम्हारे लिए मैं ये सब बहुत जल्दी करने की कोशिश करूंगा। तुम उन लोगों के साथ मेरे प्राइवेट क्लिनिक पर आ जाओ। अधिराज जी ने एक चैन की सांस ली। थैंक यू सो मच यार, तुम नहीं जानते तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा यह आसान हो नहीं सकता। खन्ना जी फोन की दूसरी तरफ से, अरे यार दोस्ती में यह आसान वगैरह की बात नहीं होती, तू बस आजा बाकी मैं संभाल लूंगा। फ्लैशबैक एंड अधिराज जी ने धीरे धीरे बोलते हुए, उसके बाद में आदि और सानिया दोनों को डॉक्टर खन्ना के पास लेकर गया, जहां सानिया को ऐड के बच्चे की सरोगेट मदर बनाया गया। ड्रग की डोज ज्यादा होने की वजह से वो दोनों पूरे 2 दिन तक बेहोश रहे थे, और 2 दिन बाद जब उन्हें होश आया तो मैंने मेड से कहकर कुछ ऐसा माहौल बना दिया था जिससे उन्हें लगे कि उन दोनों को ऐसा लगे कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है। अधिराज जी की पूरी बात सुनने के बाद आदि की आंखों से आंसू बहने लगे थे, पर यह आंसू खुशी के थे, इसका मतलब मेरा आदि सिर्फ मेरा ही है। अधिराज जी छोटे से स्माइल करते हुए, सानिया और आदित्य को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे बाद ये बात सिर्फ तुम दोनों को पता चली है। आदि बेटा, आदि ने हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार किया है, प्लीज उस पर और उसके प्यार पर यकीन रखो, उसने बहुत कुछ सहा है और वो बहुत दर्द में भी रहा है, इसलिए तुम्हारा उसके साथ रहना जरूरी है। तुम दोनों ही एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, कभी भी एक दूसरे पर ट्रस्ट करना मत छोड़ना। इतना बोलकर अधिराज जी अपनी चेयर से उठ गए। अब मैं चलता हूँ, मेरा यहाँ ज्यादा देर तक रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम सब अपना ध्यान रखना, और मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी हो सके तो मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर देना। मैंने हमेशा तुम तीनों को अपनी बेटियों की तरह प्यार किया है और करता रहूंगा, और तुम सबको प्रोटेक्ट करते हुए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं हंसते हंसते उसे अपने गले लगा लूंगा, पर तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर अधिराज जी वहां से चले गए। वही आरवी और शिवांगी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आरवी शिवांगी का हाथ पकड़कर, दीदी आदि कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है, प्लीज उसे मेरे पास ले आए, प्लीज मुझे मेरे आदि के पास जाना है। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी जिसे सुनने को वो इतनी बेचैन हो रही थी, बटरफ्लाई। पर जब आरवी और शिवांगी दोनों ने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ घुमाई तो ऐप को देखकर उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई।